Hi everyone, this is Mehak. Today we are starting with the chapter Electrostatics. +2 का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से. हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के दौरान हर एक कॉन्सेप्ट के साथ. आज जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वो टॉपिक है चार्जिंग, कि हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या होंगे. और फिर सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ज्ड बॉडी, ये एक चार्ज्ड बॉडी है. चार्ज्ड का मतलब आपको बेसिक पता है कि या तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी. मान लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है. इन तीनों बॉडीज में डिफरेंस क्या है? इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है. मतलब कि ये न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हो सकता है कि ये कंडक्टर हो, ये भी हो सकता है कि ये एक इंसुलेटर हो. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कंडक्टर में जैसे ये एक, आपको पता है सभी मटेरियल्स एटम के मिलकर बने होते हैं, तो ये मान लो कि प्रोटॉन है किसी एटम में और इसके आसपास शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो न्यूक्लियस से और हो सकता है कि ये टाइटली बाउंड हो न्यूक्लियस से. अगर ये टाइटली बाउंड है मतलब दिस इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है कंडक्टर में, मतलब घूमने के लिए मैटर में, तो हम इसको बोलेंगे कि इंसुलेटर है. अगर ये लूजली बाउंड है या फिर हम ये बोले कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कंडक्टर है. कोई भी बॉडी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, वो न्यूट्रल ही है, बस उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, मतलब बहुत ज़्यादा बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियस से. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोटॉन, हम ये वर्डिंग बोल देते हैं कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है. एक्चुअली होता क्या है, कोई भी बॉडी में चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है. कभी भी आप किसी बॉडी में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हो, ना ही प्रोटॉन दे सकते हो. तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकाल दिया है. मतलब इसके एटम में से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए थे, बट किसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है. और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं. और किसी भी बॉडी पे अगर आप चार्ज देना चाहते हो तो मतलब या तो आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे ही चलता है. जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है बाय 1 कूलम. चार्ज की यूनिट क्या होती है? सबसे पहली चीज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ये हमने बेसिक पढ़ा हुआ है सब. अगर मुझे किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो उसका मतलब मुझे उसको +1 कूलम एक्चुअली. तो जरा ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालने होंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे. तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे अगर 1 कूलम चार्ज देना है? तो Q इज इक्वल टू NE. ये बेसिक है, ये फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं. हम इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी बॉडी को चार्ज दो, 1 इलेक्ट्रॉन दो और फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन दो, ऐसा नहीं होता. ये जो n है ये एक इंटीग्रल नंबर है, मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 1.5 फ्रैक्शनल नंबर ये नहीं हो सकता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. ओनली दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बोलता है कि n एक इंटीग्रल नंबर है. हमें चार्ज देना था 1 कूलम. सो 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने हैं वो n रिप्रेजेंट करता है. हमें n ही कैलकुलेट करना है.
ये जो E यहाँ पर लिखा है, ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n यहाँ पर क्या आएगा, इसकी यूनिट कूलम भी होती है हमें पता है, यहाँ पर n आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर आपको किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो जो 1 कूलम चार्ज है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा चार्ज है, मतलब कि बहुत जैसे बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक में हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैसिव चार्ज है किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए। इसीलिए जब हम चार्जेस की बात करते हैं ना कि हमने किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया, तो हम हमेशा माइक्रोकूलम में डील करते हैं। 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, 1 माइक्रोकूलम, इसको ना माइक्रो बोलते हैं। मैं इसमें ये स्मॉल यू है, ये 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। क्योंकि किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज है। इसीलिए हम चार्ज की क्वांटिटीज हम कभी माइक्रोकूलम, कभी बहुत सारी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, हमें आगे आगे चलकर पता लग जाएगा। अच्छा, कूलम एक यूनिट होती है, सेकेंड यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट तो हमें पता लग गई, ऐसा यूनिट इज कूलम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। एक बात ध्यान रखना, 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो सीजीएस यूनिट होती है, एक चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक सीजीएस यूनिट होती है किसी भी चार्ज की, ये ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने के कितने तरीके होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आई थिंक ये इशू है, ये चल नहीं रहा है। लेट्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो कितने मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में होता क्या है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं। इसका एग्जाम्पल ना आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है, जहाँ पर आप देखते थे कि एक ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं कि स्केल को अपने सिर पे ऐसे रब कीजिए और फिर उसके बाद देखो वो पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। वो एक्चुअल में होता क्या है, वो दोनों वो चार्ज हो जाता है, जिसको आप रब करते हो वो चार्ज हो जाता है, जिससे वो एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करने लग पड़ता है। तो जो दो बॉडीज आप रब करते हो उन पे चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो होगा क्या, हर बॉडी को आप चार्ज फ्रिक्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि कई एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं और कईयों में नहीं होते। जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, इतनी लूजली बाउंडेड कि आप उनको फ्रिक्शन से मतलब रब करने से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर सकते हो एटम से, तब हम बोलते हैं कि हम वहाँ पे फ्रिक्शन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक क्या है, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी ये डेफिनेशन, आप सिंपल लिखिए व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, तो जिनकी एफिनिटी कम होती है वो वहाँ पर हम फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको सीधा लिख रही हूँ, कई बार एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। वैसे जनरली जो इसमें यूज करते हैं वो है ग्लास रोड। मतलब एक ग्लास रोड को जब आप एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे
सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो आप क्या देखोगे, ये ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। दोनों चीज़ों को रब किया, दोनों पे चार्ज आया है। अब आप इसकी हेल्प से किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रिक्शन के, ये तो फ्रिक्शन से था। सेकेंड पार्ट इज बाय इंडक्शन। सेकेंड पार्ट इज बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब कि हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं किसी चार्ज बॉडी की हेल्प से, बट दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं बाय इंडक्शन मेथड। जैसे मानो कि ये एक अनचार्ज बॉडी है और इसके सामने में एक चार्ज बॉडी ले आती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। अब ये हर मटेरियल में नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर। कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जिसमें ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान रखो, जैसे मानो कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, और देखो कोई भी रैंडम बॉडी नहीं हो सकती, ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। आप इस कंडक्टर के सामने, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। मतलब आप इसका कोई भी पार्ट उठा लो, हर जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। हाँ, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो फ्री टू मूव है। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पर अगर मैं इधर मैं अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ले आई, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। तो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज देखने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर फ्री है वो तो यहाँ पर इसकी तरफ ऐसे दौड़ेंगे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर रोड पड़ी है उसके पास, उसके सामने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चले थे और यहाँ पर आ गए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, बीच वाले पार्ट का क्या होगा, क्या बीच वाले पार्ट में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर ये न्यूट्रल रहेगा। आंसर है, इस प्रोसेस के दौरान हमेशा ये बीच वाला पार्ट न्यूट्रल रहेगा। हो क्या रहा है, देखो जब आप पॉजिटिव रोड को यहाँ पर लाए थे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करके आए वो इधर से इधर जंप करके, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पीछे से आ जाएंगे और इसको हमेशा क्या रखेंगे, न्यूट्रल। तो बीच वाला पार्ट तो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब एक टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज वहाँ हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि मैम सभी इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ गए तो आप इसको न्यूट्रल क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ये पार्ट न्यूट्रल है, यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन है, पर अब वो इलेक्ट्रॉन्स ने आगे ट्रांसफर होना बंद कर दिया है, ठीक है। अब वो बंद क्यों किया है, इस चीज को समझो। देखो यहां पर मैं इस डायग्राम को यहां पर दोबारा बना रही हूं समझाने के लिए। देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इधर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये इसको रिपेल करेंगे और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, राइट की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रोड पॉजिटिवली चार्ज रोड इस पे फोर्स लगा रही थी और वो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स था। देखो इनको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस।
तो अब जैसे जैसे चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं तो ये इंड्यूस चार्जेस भी बीच वाले पार्ट पे, बीच वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज रोड भी थी, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड भी तो इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है रोड की वजह से और ये है इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फोर्स। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, मतलब इतने चार्ज इकट्ठा हो गए कि ये भी उसको उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, राइट की तरफ, जो बैलेंस कर रहा है ये रोड की द्वारा दिए गए हुए फोर्स को, तो हम बोलेंगे कि ये हमेशा किस पे रहेंगे? रेस्ट पर। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव, रैंडम मोशन को हम इग्नोर कर रहे हैं, अब बस ये इलेक्ट्रॉन मूव होना यहाँ पर बंद हो जाएंगे और बॉडी बीच में हमेशा क्या रहेगी? न्यूट्रल। ये बेसिक प्रोसेस है इंडक्शन का। अब अगर आप इसे रोड को ले जाते हो तो अब हम क्या करें किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए? जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको बोलूँ कि आप चाहते हो कि यहाँ ये नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके लिए भी कुछ मेथड है, हम इसकी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग करने से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज सारा गायब हो जाएगा। वो कैसे गायब होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में ही आगे पढ़ते चले जाएंगे, और ये बॉडी पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ। आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, इंडक्शन मेथड से ही किसी भी टू मेटल स्फीयर्स को आप कैसे चार्ज करोगे उसके आपको स्टेप्स बनाकर दे रखे हैं, उनको अरेंज आपको करना है। देखो होता क्या है, जैसे ये दो मेटल रोड्स है, ये मेटल रोड है, मैं मेटल स्फीयर ले रही हूँ, ये दो मेटल स्फीयर है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ये दोनों आपस में न्यूट्रल हैं, ओके। ये फर्स्ट है, ये ऐसे पड़े थे। सेकंड क्या होगा? मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती हूँ और साथ में एक रोड भी लेकर आती हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को टच करवाते हो, आप इन दोनों स्फीयर्स को टच करवाओ और यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ले आओ। पॉजिटिवली चार्ज रोड लेने से होगा क्या? यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी के सभी, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे जहां पर इनको ये रोड दिख रही है, जिस फेस पे, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि इधर तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर अब ये मत बोलना कि यहाँ पर भी तो पॉजिटिव आएगा, एक्चुअल में यहीं से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके ओवरऑल हम इसको एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है। अगर मैं इस रोड को हटा दूंगी, अगर मैं इस रोड को हटा दूंगी तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर चला जाएगा और ये आपस में दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले जाएंगे और फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में हम इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी कर देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और इधर आपने रोड अभी भी रखी हुई है, रोड को नहीं हटाना है। जब आप मतलब रोड है और तब इनको अलग किया है तो होगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर अगेन होगा पॉजिटिव चार्ज। बहुत ज़्यादा आपने दूरी भी नहीं बढ़ाई थी। अब ये दोनों, ये नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अब आप इस रोड को हटा सकते हो। जब आप रोड को हटा दोगे तो होगा क्या? आप देखोगे ये जो चार्ज एक साइड पर इकट्ठा था ये पूरी बॉडी पर फैल जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी पूरी बॉडी पर फैल जाएगा। अब मैंने रोड को हटा दिया। जब मैंने रोड को हटाया तो मैं क्या देखती हूँ कि ये जो बॉडी है ये पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ये जो दूसरी बॉडी है ये पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये पूरी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बोल सकते हैं ना, ठीक है, हमने एक चार्ज बॉडी से दो
सफियर्स को चार्ज कर दिया जो न्यूट्रल थे, एक को नेगेटिव चार्ज और एक को पॉजिटिव चार्ज। आपका क्वेश्चन अगेन ये हो सकता है कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि ये जो चार्ज है ये पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्चुअल में ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ध्यान रखना, जो मेटल है वो एक कंडक्टर है और कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देते हो तो वो हमेशा उसके सरफेस पे आता है। यहाँ पर भी ये चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन होती है। ऐसा क्यों होता है इस चीज को मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो, हम बात करें ना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब हम चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, मतलब किसी भी हालत में अंदर जो चार्ज है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? रेस्ट पे। मैं रैंडम मोशन को ना इग्नोर कर रही हूँ। आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हो रहा है ऐसा, बट एक पॉइंट आप लो, एक जगह आप लो, वहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगी कि हाँ, चार्ज रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे एक रूम है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे चले गए और उतने ही आ गए, तो थोड़ी देर बाद आओगे तो वो आपको यही बोलोगे कि अच्छा ये यहीं पर ही है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहाँ पर अगर इस चार्ज को आपको रेस्ट पर रखना है तो आपको इस पे फोर्सेस भी बैलेंस करने पड़ेंगे। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है मतलब उस पे सभी फोर्सेस बैलेंस है। अगर आपको इस पे सभी फोर्सेस बैलेंस करने हैं तो हर जगह से इक्वल फोर्स आना चाहिए। जैसे इधर से मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर से भी ये रिपेल करेगा, दोनों इक्वल फोर्स देने चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि हर जगह अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ना है तो हर जगह से फोर्स इक्वल आना चाहिए और हम बोलेंगे कि जो बॉडी है उस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यही एक कारण है। अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पर तो पूरी बॉडी में इधर कोई चार्ज है नहीं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसको इधर की तरफ नेट फोर्स देते और फिर ये रेस्ट पर तो रह नहीं पाता और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन भी ना हो पाती। तो हम यहाँ पर इतना हम पढ़ चुके हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज देना हो तो ये मेथड है। ये तो टू मेटल सफेयर्स की बात करी। अब आप बोलो कि हमें तो दो मेटल सफेयर नहीं लेने, हमें तो वन मेटल सफेयर ही लेना है और उसी को ही चार्ज करना है, तो वो कैसे करोगे? देखो, मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक मेटल सफेयर है। अगेन इसको चार्ज करने के लिए आप यहाँ पर एक फिर से एक रोड लाओगे। ये रोड ऐसे है, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है और ये मेटल न्यूट्रल है। तो होगा क्या, यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब आपको इसको चार्ज करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी साथ के साथ आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ग्राउंडिंग करने से होगा क्या, अभी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम पोटेंशियल जीरो कैसे करते हैं। ग्राउंडिंग करने से एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा निकल जाएगा इधर से, हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर से सारा निकल जाएगा और ये जो बॉडी है ये पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और अपने आप ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस। क्लियर है ये चीज? तो ये था इंडक्शन मेथड। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, एक बार स्टेप ऑर्गेनाइज करने थे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड मैथड विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें भी मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारा यही रिवाइज होता चला जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पोटेंशियल चैप्टर में अगेन हम इसको पढ़ें। ठीक है, तो दिस थर्ड मेथड इज बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में हम दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट रखते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट हम इसमें भी नहीं रखते हैं, किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट रखेंगे या कैसे भी करके कांटेक्ट रखेंगे, जबकि इंडक्शन में दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, तो ये दो सफियर्स है, मानो ये दो सफियर्स हैं और ये भी एक सफियर है। इस पे चार्ज है
मान लो कैपिटल क्यू, पहले इस पे चार्ज था कैपिटल क्यू, ये बिफोर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिफोर, ठीक है। आपने ये दोनों मेटल स्फीयर्स हैं, आपने इन दोनों को वायर के साथ कनेक्ट किया, ये वायर के साथ आपने इसको कनेक्ट किया, तो आप देखोगे कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। मतलब मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ ये +10 माइक्रोकूलम है इस मेटल पे चार्ज और इस पे है +3 माइक्रोकूलम। तो आप बोलोगे कि मैम इस पे चार्ज ज़्यादा है और इस पे चार्ज कम है, पक्का चार्ज 10 से 3 की तरफ फ्लो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, नहीं डिपेंड करता कि किस बॉडी पे कितना चार्ज है। यहाँ पर चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक चार्ज इक्वल हो जाएंगे या फिर जब तक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज वहीं फ्लो होता है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ध्यान रखना। और जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए चार्ज फ्लो होता रहेगा। हो सकता है कि जब पोटेंशियल इक्वल हुए तो चार्ज भी इक्वल हो गया दो बॉडीज का, ये केस हो सकता है, पर कंडीशन यही है कि चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैं इस चीज को यहाँ पर नोट के तौर पर लिख देती हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता है? एंड फ्लोज टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना नोट चार्ज। यहाँ पर पोटेंशियल में लिख लेना नोट चार्ज। कहीं ये बोलो कि जब तक चार्ज सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होगा, नो, नॉट चार्ज। इधर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये चीज? दिस इज कंडक्शन मेथड। आप इस पे क्वेश्चन भी देखोगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चार्ज है, एक बॉडी ऐसे पड़ी है सफियर और ये ऐसे सफियर पड़ा है, आपको इस बॉडी से इस बॉडी पर चार्ज लेकर आना है, मतलब अंदर वाली बॉडी से बाहर वाली बॉडी पर चार्ज लेकर आना है। तो ज़रा बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर आप इनको बाय कंडक्शन इट इज़ पॉसिबल। अगर आप इनको कनेक्ट कर दो एक वायर से, ये वायर कॉपर की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, जिस जगह पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो दिस इज द मेथड। ये सफियर 1 है और ये सफियर 2 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाई है, मैं इसमें बता देती हूँ। हेडिंग डाल देती हूँ, चार्जिंग अ सफियर, चार्जिंग टू मेटल सफियर। और यहाँ पर बाय इंडक्शन में एक बार मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। In this method, we charge a neutral body with help of charged body
without bringing them in contact. आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. इनको लाइट नहीं लेना है, कई बार बेसिक से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ जाता है. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ. चार्जेस के बारे में बेसिक स्टडी हम कर चुके हैं. अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ विच इज इम्पॉर्टेंट. देखो ये एक फंडामेंटल लॉ है. जैसे हमने ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम +1 में ग्रेविटेशन पढ़ते थे. हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट, है ना. कांटेक्ट में दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नॉन कांटेक्ट में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस लगते थे फील्ड प्रोड्यूस करके. जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही नॉर्थ पोल रिपेल करने लग पड़ते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करके रखते हैं और उस फील्ड के थ्रू वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं. क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर भी ऐसा कुछ है. कूलम्स ने बोला कि दो पॉइंट चार्जेस, ये भी ध्यान रखना कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं. ये पॉइंट चार्जेस Q1 और ये है Q2 जो कि R दूरी पर एक दूसरे से R दूरी पर है. इन दोनों के बीच में फोर्स होता है. अगर ये लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर. ध्यान रखना मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ. यहाँ पर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बट आपको क्वांटिटी हमेशा इधर प्लस ही लेनी है. और उन्होंने बोला कि ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. जब हम ये कांस्टेंट इन सबको इकट्ठा लिखते हैं तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा कर एक कांस्टेंट लिखना है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. दिस इज कूलम्स लॉ. ये है कूलम्स लॉ. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी. देखो जो मीडियम होता है ना, कोई भी मीडियम है जैसे कि एयर है, जैसे कि वाटर है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं. जैसे एयर की प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट करेगी और एयर की ही प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस की है उसको भी इफेक्ट करेगी. मीडियम की वो क्वांटिटी जो इफेक्ट चार्ज से प्रोड्यूस हुई फील्ड के बारे में बताती है वो है परमिटिविटी. मतलब ये मीडियम जैसे चार्ज जो है, मतलब जो मीडियम है ना, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट करती है और एक चार्ज के द्वारा की प्रोड्यूस की हुई फील्ड जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको भी इफेक्ट करती है. तो वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करती है उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी. उसको हम क्या बोलेंगे? परमिटिविटी. ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, इसीलिए इसे एप्सिलॉन नॉट लिखा है. इसे हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी, मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट देती है उसको हम बोलेंगे परमेबिलिटी. उसको हम क्या बोलेंगे? परमेबिलिटी. तो ये एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. किसी भी जनरल मीडियम की अगर परमिटिविटी बतानी है तो आप जस्ट एप्सिलॉन भी लिख सकते हो. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. -12 कितना? तो इसकी यूनिट आप देखिए कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर. आपको यूनिट लिखनी भी आनी चाहिए.
इस ओवरऑल कांस्टेंट क्वांटिटी को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दो चार्जेस अनलाइक हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो फोर्स है ये चेंज होता है मीडियम के साथ। मतलब दो चार्जेस अगर एयर में हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा अगर आप उनके बीच का मीडियम भी चेंज कर देते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सुनो, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है Q2 भी Q1 पे इतना ही फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैं आपको बोल दूं कि जरा बताओ कि Q1, मान लो कि अनलाइक चार्जेस है, ये अनलाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और ये नेगेटिव चार्ज है, और मैं आपको बोलूँ जरा फोर्स के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स से, F। देखो क्या नोटेशन मैं फॉलो कर रही हूँ, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली ये फॉलो कर रहे हैं, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये फोर्स आपको, ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। दे फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है? क्योंकि ये फोर्स है तो आपको जब भी फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं कूलम्ब्स लॉ में, आपको जो सबसे खास ख्याल रखना है वो रखना है वेक्टर्स का। वेक्टर्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैं आपको बोलूं कि ये एक चार्ज है प्लस Q और ये एक चार्ज है प्लस 4Q। जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में मैं थर्ड चार्ज कहाँ रखूं कि वो रेस्ट पे रहे। थर्ड चार्ज मैं कहाँ रखूं कि वो रेस्ट पर रहे। आप ये मान लो कि जो थर्ड चार्ज मैं ले रही हूं वो भी Q है। मैं यहां लिख देती हूँ क्वेश्चन, where should third charge Q be placed such that it remains at rest, ताकि ये रेस्ट पर रहे। तो अब सुनो, मान लो कि मैं यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल ये ले लेती हूँ कि यहाँ पर ये चार्ज मैंने रखा होगा, मैंने स्मॉल चार्ज के पास रखा है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? क्लियर है? तो ये यहाँ पर मैंने चार्ज रखा है और इसकी वैल्यू आपको दी है प्लस Q, ये Q, ठीक है? तो देखो ये Q है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पहले तो देखो ये कितने चार्जेस का सिस्टम है, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है। आपको नेट देखो ये रेस्ट पर है, ये किस पे है? रेस्ट पर। कोई भी चीज रेस्ट पर है मतलब उस पे नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। मतलब इस पे इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेट सम इक्वल टू 0 है। ध्यान रखो, अब मान लो कि ये डिस्टेंस आपने चूज किया था, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस 4Q के साथ कितना हो जाएगा? d माइनस x। कितना हो जाएगा? d माइनस x। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ फोर्स
ड्यू टू, इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको मैं बी ले लेती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फोर्स ड्यू टू क्यू। तो कितना हो जाएगा, कूलम लॉ लगाओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी आप किसी वेक्टर का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो वेक्टर ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो ये इसको इधर की तरफ फोर्स देगा। डेफिनेटली ये फोर्स भी, ये चार्ज भी इसको इधर की तरफ फोर्स देगा, रिपेल करेगा, बट हमारा वो पार्ट ही नहीं है, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें तो इसे रेस्ट पे करना है। तो हम देखेंगे कि ये इसको उधर की तरफ फोर्स दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्स ड्यू टू क्यू। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो मैं इसको लिखूंगी F4Q। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ये एक चार्ज था Q जिसपे फोर्स इधर की तरफ लगा FQ और इधर की तरफ लगा F4Q। पक्का ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी तो ये रेस्ट पर है। अब F4Q कैलकुलेट करते हैं बच्चों, F4Q इट इज K4Q स्क्वायर अपॉन में D माइनस, ये डिस्टेंस कितना है D माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि ये रेस्ट पर है, सिंस Q इज एट रेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0। अब नेट फोर्स ध्यान दो, एक फोर्स है इधर की तरफ और एक फोर्स है इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल 180 डिग्री हो तो नेट फोर्स हम हमेशा उसको क्या करते हैं, माइनस। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। आप जानकर पहले वही लोगे जो बड़ा होगा, यहाँ पर आप किसी को भी लो, इधर आपने नेट फोर्स कैलकुलेट किया तो नेट फोर्स कितना आया, K Q स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस K 4Q स्क्वायर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को उधर ले जाओ, K राइट हैंड साइड पे ले जाओ, K Q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q स्क्वायर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K से K कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, तो इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर 4 बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इट इज 1 बाई एक्स। आप दोनों साइड रूट ले लीजिए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में D माइनस एक्स। वैसे तो जब आप रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, हम माइनस साइन को अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर यही लेकर चलना है। जब आप इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D माइनस एक्स हो जाएगा 2x के इक्वल, और x और 3x हो जाएगा d के इक्वल, तो x हो जाएगा dy 3 के इक्वल। मतलब अगर आप x इज इक्वल टू d बाई 3, x इज इक्वल टू d बाई 3, ये डिस्टेंस कितना होगा d बाई 3, ये x इज इक्वल टू d बाई 3 डिस्टेंस पे आप चार्ज को रखते हो तो वो चार्ज रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज वो रेस्ट पर नहीं रहेगा। आप इसको इधर लेके जाओगे तो होगा क्या, ये चार्ज बड़ा है, ये इसको रिपेल करेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसको इसको रिपेल ज्यादा करेगा, तो इसको इधर की तरफ, ओवरऑल नेट फोर्स इधर की तरफ दे देगा। तो अगर आपको रेस्ट पर रखना है तो आपको कहीं d/3 डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखना पड़ेगा। अब आपसे मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको एक एज अ होमवर्क देती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर, आई होप आप ये क्वेश्चन खुद से लिख लेंगे, अगर यहाँ पर चार्ज प्लस q है और इधर चार्ज -4q है, जरा मुझे ये बताओ कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पर रखूं कि वो उस पर नेट फोर्स 0 आए, मतलब वो किस पे रहे, रेस्ट पर रहे। क्लियर है? हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये तीनों चार्जेस है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका जो साइड है वो ए ही है। जरा मुझे ये बताओ कि ए मतलब ये फर्स्ट चार्ज जो है, मैं इसको ए बी सी नाम दे देती हूँ। फर्स्ट चार्ज पे मतलब ये जो चार्ज ए पर पड़ा है इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज placed at point A। तो अगेन मैंने आपको बोला सबसे पहली जो चीज आप करोगे वो करोगे आप वेक्टर्स ड्रॉ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ये इस चार्ज पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पर पहले इसकी वजह से फोर्स देखोगे, फिर इसकी वजह से ड्रॉ करते हैं। चलो वन बाय वन। ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये ना एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल का मतलब है कि सेंटर से ही पास होके ऐसे लगेगा, आप कहीं पर भी ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं बना सकते। रिपेल ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में करेगा, नो, ये हमेशा सेंट्रल लाइन के अलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर की तरफ ऐसे जाएगा, इधर ऐसे। ठीक है, मैं इसको अलग से भी ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज फोर्स ड्यू टू सी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्स ड्यू टू सी। ओके, अब सेकेंड चार्ज देखो, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, और ये भी 60 डिग्री होता है। तो डेफिनेटली ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी पक्का क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इतना काम कर दिया, आधा क्वेश्चन वहीं पर खत्म है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ये चार्ज है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर की तरफ ये F1 है और ये F2 है। बेसिक आपको पता होगा कि दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा है, ये पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेंगे क्योंकि को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो इनके बीच में इनका जो रिजल्टेंट है, ये F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल। अब कुछ शॉर्टकट्स आपको इस टाइम पे ध्यान में रखने हैं। अगर दो वेक्टर सेम हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर दो वेक्टर सेम हैं, ये F और ये F, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, वो हमेशा √2f होगा। आप इसको पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर एंगल को 90 डिग्री पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये f है और ये भी f है, दोनों सेम वेक्टर्स है, तो ये 60 डिग्री मैंने ज़्यादा ही इंक्लाइन कर दिया, इट्स ओके, आप समझ जाओगे। मान लो कि एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, ये पैरेललोग्राम पूरा ऐसे बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √3f। ये f रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, √3f। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है,
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये एक वेक्टर इधर की तरफ है तो ये एक वेक्टर इधर की तरफ होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो इसका जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, इसका रिजल्टेंट होगा F, मतलब किसी भी दो फोर्सेस के इक्वल, F और F इन्हीं की इक्वल रिजल्टेंट आएगा। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। अब इधर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया, आपको ये अगर याद है तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ये दोनों सेम होंगे, देखो दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इधर भी A और इधर भी A, तो फोर्स जो होगा, फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स होगा K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो अब आप बड़ी आसानी से ये चीज लिख सकते हो, बड़ी आसानी से ये लिख सकते हो कि मैम इसका जो रिजल्टेंट है वो होगा √3F, मतलब √3 K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। दिस इज F रिजल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये 4 चार्जेस है, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, A B C और D। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इन सभी 3 चार्जेस की वजह से व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट D। ये स्क्वायर है, ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्टेंस A है तो सभी डिस्टेंसेस A ही होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको वेक्टर लॉ, अगेन सबसे पहले आपको वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। देखो इसकी वजह से ये वेक्टर इधर होगा, ठीक है, C की वजह से, और ये दोनों भी लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और मैं आपको बता चुकी हूँ अगर दो फोर्सेस सेम है, देखो ये फोर्स और ये फोर्स सेम आएंगे क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी दो चार्जेस के बीच में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो फोर्सेस सेम आएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2F। अब ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकला है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे। अब ये चार्ज भी तो है, ये भी तो सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी इसको रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन में, तो जब ये इसको सेम डायरेक्शन में रिपेल करेगा मतलब ये इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल मतलब दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन घर के लिए ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजीली हो जाएगा अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है तो। इस पूरे चैप्टर में आपको वेक्टर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको आज के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।